यह भगत सिंह का ही प्रस्ताव था और वही आज कार्यान्वित हो चुका था। सैंडर्स वध के बाद पुलिस की दौड़ धूप का जो आतंक लाहौर में छाया था, उसे हम लोग लाहौर की गलियों में आम नर नारियों के चेहरों पर देख चुके थे। परंतु आतंक की काली छाया में से भी राष्ट्र के अपमान का बदला लिए जाने पर प्रसन्नता फूट पड़ती थी। इसे देखकर हम सभी का चित्त प्रसन्न होता था। भाव प्रवणता भगत सिंह का चेहरा इस समय उनकी भाव शबलता का दर्पण बना हुआ था। मानवता के उस पुजारी की उस दिन की छवि को देखकर हृदय अपने आप ही श्रद्धावनत होकर उसकी चरण रज मस्तक पर लगा लेने को लयलित हो उठता था। भगत सिंह विजय से अलग एक कोने में देर तक बातें करते रहे। वे दोनों केंद्रीय समिति के सदस्य थे, अतएव मैं उनसे दूर एक कोने में अलग बैठा रहा। मैं समझ रहा था दोनों के हृदय बहुत भरे हुए थे। भगत सिंह की संयत भावुकता अपनी अधिकतम गहराई पर थी। दोनों बातें करके उठे और मुझसे भी साधारण बातचीत उन्होंने की, तो मैंने भावुकता को दबाकर कठोर बनकर कामकाज की बातें करना ही उस समय अपने योग्य क्रांतिकारी होने के अनुरूप समझा। मुझे आज भी इस बात की ग्लानि है कि उस बातचीत में मैंने भगत सिंह को इस बात की भी याद दिलाई कि जब मैं लाहौर आया तो हॉस्टल में अपने खर्च के 20-30 रुपये भी अपने साथ लेता आया था, जो मुझसे यहाँ ले लिए गए थे। अतएव वहाँ से जाने से पहले वे रुपये मुझे वापस मिल जाने चाहिए, अन्यथा मैं वहाँ हॉस्टल में कैसे रह सकूंगा। इस पर भगत सिंह ने कोई उत्तर तो नहीं दिया था। रुपये थे ही कहाँ जो वे दे देते। जाते हुए इतना ही बोले, क्यों कैलाश, कभी कभी जो तुम कविता लिखने बैठ जाते हो तो तुम्हारे दिल में कोई छटपटाहट भी होती है, या यूं ही कोश देखकर शब्द जोड़ते जाते हो। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वे यह कहकर चले गए, सरस्वती की सबसे बड़ी सेवा आपके लिए यही होगी कि आप कभी कवि बनने की चेष्टा ना करें। इसके बाद भगत सिंह से मुलाकात ना हो सकी और वे असेंबली में बम फेंक कर गिरफ्तार हो गए। उस समय मैं अपने घर में झांसी में ही था और आजाद भी हमारे साथ वहीं पर थे। असेंबली में बम फेंके जाने 2 और नौजवानों के गिरफ्तार होने का समाचार जब अखबारों में पड़ा तो मुझे आजाद ने बताया कि ये दोनों नौजवान रणजीत और मोहन हैं। इसके पहले भगत सह और बटुकेश्वर दत्त को मैं इन्हीं 2 नामों से जानता था। जब आजाद ने मुझसे यह भी कहा कि भगत सिंह तुम्हें अपने साथ बम फेंक ले जाना चाहते थे, परंतु इस ख्याल से कि तुम्हारे जाने से सदाशिव और विश्वनाथ को भी तुरंत फरार होना पड़ेगा, नहीं तो वे भी पकड़े जाएंगे, मैंने तुम्हें नहीं भेजा। मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। गुप्त दल में गोपनीयता का नियम बहुत ही आवश्यक था। सदस्य गण तथा संभव एक दूसरे का नाम भी न जान पाए थे। जिसका जिस काम से जितना संबंध होता था उतना ही उसे बताया जाता था। ऐसी हालत में अविश्वास की भावना और उससे चिढ़ और ईर्ष्या उत्पन्न होने के अवसरों का पाना स्वाभाविक ही था। दल में दादागिरी चलने का संदेह कभी भी हो सकता था। नेता और सिपाही का भेद भी अपरिहार्य रूप में था ही। भगत सिंह नेताओं में से तो एक थे ही, वास्तव में क्रियात्मक रूप में वे दल के सबसे बड़े नेता थे, परंतु वे अपने व्यवहार में सदैव इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके किसी काम में नेतागिरी की गंध न आए। नेता और सिपाही के बीच की खाई वे अपने हास परिहास से सदा पाटते रहते थे। साधारण रहन सहन में वे इस बात का सदैव ध्यान रखते ही थे। नेता तकिया लगाए बैठा रहे और सिपाही झाड़ू लगाए, ऐसी हालत वे कभी नहीं आने देते थे। आवश्यकता के अनुसार यदि कभी उनके कपड़ों को मैंने धो डाला तो कभी आवश्यकता न होने पर भी मेरे कपड़ों में वे ही साबुन लगाने बैठ जाते थे। सो भी इस प्रकार नहीं कि उनका बड़प्पन प्रकट न होने की वे नेता होकर एक सिपाही के कपड़ों में साबुन लगा रहे हैं, बल्कि आपस में बराबरी से तू तड़ाक करके और ऐसा कुछ कहकर, अब इस सब साबुन घोल डालेगा तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, इधर ला। संकट के काम में तो वे आगे रहने की जिद ही कर जाया करते थे। किसी सिपाही को संकट का काम करने भेज दिया जाए और नेता सुरक्षित बैठा
हुक्म करता रहे, यह उन्हें कभी पसंद नहीं था। और यही कारण था कि असेंबली में बम फेंकने के लिए स्वयं ही जाने के लिए और फिर वहां खड़े रहने की उन्होंने जिद की, जबकि दल का और कोई भी सदस्य भगत सिंह के इस प्रकार जाने को ठीक नहीं समझता था। आजाद भी हर काम में आगे रहते थे। उनका कारण यह था कि वे काम को जितनी अच्छी तरह कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह और कोई ना कर सकेगा, और यह ठीक भी था। भगत सिंह जो हर बड़े काम में आगे रहते थे, उसका कारण यह था कि नेता के रूप में उन्हें अपने आप को सबसे अधिक खतरे में डालना चाहिए, नहीं तो एक गुप्त दल में दादागिरी अपने बुरे अर्थ में आने से ना रुकेगी और सिपाहियों का नेताओं में विश्वास ना रहेगा। भगत सिंह के असेंबली में बम फेंककर गिरफ्तार हो जाने के बाद जब मैंने आजाद से कहा, पंडित जी यह क्या किया आपने, रणजीत को इस प्रकार पकड़े जाने को भेज दिया, तो बड़ी गहरी सांस लेकर उन्होंने उत्तर दिया, कैलाश मैंने बहुत मना किया मगर भगत सिंह किसी प्रकार भी नहीं माना। सच तो यह है कि वहां खड़े रहकर पकड़े जाने की बात मेरी समझ में कभी नहीं आई और ना मैं आज भी उसे समझ पा रहा हूँ। अपनी पार्टी की सैद्धांतिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए खुद ब खुद पकड़े जाने की क्या आवश्यकता है। जब कभी पकड़ लिए जाओ, अपनी सैद्धांतिक स्थिति स्पष्ट करो और शान से फांसी जाओ, मगर जानबूझकर अपने हाथ से फांसी का फंदा अपने गले में डालने का तर्क मेरी समझ में नहीं आया। फिर भी केंद्रीय समिति ने जो निश्चय भगत सिंह की जिद मानकर कर लिया, उसे मैंने भी मंजूर कर लिया। भाई सिद्धांत विद्वांत ये लोग ज्यादा समझते हैं, हमें तो कुछ करना ही आता है। असेंबली में बम फेंकने या सैंडर्स को मारने में तो कुछ यश भी था, परंतु ऐसे कामों में भी जिनमें खतरा पूरा पूरा हो और यश तनिक भी आवश्यक ना हो, भगत सिंह आगे रहते थे। उदाहरण के लिए बम के नए खोल और मसाला तैयार हो जाने पर उसे कहीं चला देने की बात थी। आजाद ने इसके लिए झांसी के पास एक जंगल चुना, जहां ठाकुरों के शिकार खेलने के धड़ाके अक्सर होते रहते हैं। आजाद, भगत सिंह और भाई सदाशिव राव इस कार्य के लिए गई। जब बम पर टोपी चढ़ाकर उसे फेंकने का समय आया तो भगत सिंह ने स्वयं बम को हाथ में ले लिया और आजाद और सदाशिव को बहुत पीछे सुरक्षित खड़ा कर दिया और फिर बम फेंका। यहाँ संस्मरण कर लेना चाहिए कि भाई भगवती चरण की मृत्यु इस प्रकार एक बम आजमाने में बम के हाथ में फट जाने से हुई थी। भगत सिंह के असेंबली में बम फेंककर गिरफ्तार होने के कुछ ही महीनों बाद जब भाई सदाशिव के साथ मैं भूसावल स्टेशन पर गिरफ्तार हो गया, तो मेरी सबसे प्रबल लालसा यही हुई कि जल्द से जल्द भगत सिंह आदि के साथ हमको मिला दिया जाए। इसके लिए हमने अपने आप को भगत सिंह का साथी होने की बात पुलिस से कह भी दी। लाहौर की पुलिस देखने को आई और हमको लाहौर ले भी जाया गया। वहां हमारी शिनाख्त की कार्रवाई हुई, मगर हमारे दुर्भाग्य से पुलिस ने हम पर जलगांव में अलग ही मुकदमा चलाना उचित समझा और हमको लाहौर से जलगांव वापस लाया गया और वहीं पर हम पर केस चलाकर लंबी सजा कर दी गई। भगत सिंह से मिलने की साध पूरी ना हो सकी। आज भी भगत सिंह से ही सुना हुआ यह शेर सीने से उभरकर गले में कांप उठता है। वे सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। भगवान दास माहौर।